हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज़ इंजीनियर ज़ीशान अहमद। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स, आज का जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं, इनकी डेफिनेशंस को हम डिटेल से लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हमने ये डिस्कस करना है कि ड्राइव्ड यूनिट्स हम किस तरीके से ड्राइव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसे आप कहते हो फोर्स। फोर्स इज ड्राइव्ड क्वांटिटी। फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन। और न्यूटन कब होता है? जब 1 किलोग्राम का बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ कवर करे तो उस पर लगने वाली फोर्स 1 न्यूटन होती है। अब किलोग्राम मैस का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है और सेकेंड टाइम का यूनिट है। लेकिन देखिए इन तीनों बेस यूनिट्स के मिलने से कौन सी क्वांटिटी बनी? ड्राइव्ड क्वांटिटी बनी। और फोर्स क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स के बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आ जाता है वर्क। व्हाट इज वर्क? वर्क हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है। अगर आप देखो तो जो वर्क का फार्मूला है वो है हमारे पास F डॉट डी। एफ होता है फोर्स, डी होता है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। तो न्यूटन मीटर किस चीज़ के इक्वल हो गया? जाउल के इक्वल हो गया। अब हम इसको ड्राइव यूनिट की फॉर्म में अगर देखें तो न्यूटन इक्वल है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, और साथ में मीटर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रिलेशन बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन का यूनिट है और मीटर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वाला। जब ये मीटर इससे मल्टीप्लाई होगा तो जो यूनिट बनेगा वो बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूटन मीटर के इक्वल भी होता है, ये जाउल के इक्वल भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्क के बाद जो चीज़ है वो है हमारे पास पावर। अब आप समझ सकते हो पावर को हम किस तरीके से ड्राइव यूनिट की फॉर्म में लिख सकते हैं। पावर का यूनिट होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब वर्क का यूनिट आप फाइंड कर चुके हो। वैसे वर्क का यूनिट क्या होता है? जाउल। जाउल डिवाइडेड बाय टाइम सेकेंड। तो इसका यूनिट बन जाएगा जाउल पर सेकेंड। अब हम इसको बेस यूनिट्स की फॉर्म में लिखकर देखते हैं कि इसका यूनिट हमारे पास क्या बनेगा। अब देखिए जो आपने जाउल था किस चीज़ के इक्वल निकाला हुआ था? आपने निकाला हुआ था किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ में क्या चीज़ आ जाएगी? पर सेकेंड आ जाएगा। तो पावर का जो यूनिट है वो बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड हैज़ पावर -3। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड हैज़ पावर -3, सेकेंड हैज़ पावर -2, सेकेंड हैज़ पावर -1, -2 -1 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? -3। तो ये हमने पावर का जो यूनिट था वो हमने बेस यूनिट्स का कम्बिनेशन जिसे ड्राइव यूनिट्स हम कहते हैं उनकी फॉर्म में लिखने के लिए हमने उसको क्या किया? ट्राई किया। अब पावर के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो आ जाती है एनर्जी। अब एनर्जी का यूनिट हम देखते हैं। देखिए सिंपल है, एनर्जी हम पोटेंशियल ले लेते हैं mgh। मैस का यूनिट किलोग्राम। हमारे पास g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और h हाइट है, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। तो एनर्जी का यूनिट जो हमारे पास बनेगा वो बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है वो हमारे पास आ जाता है प्रेशर। अब प्रेशर का क्या यूनिट है वो हम देखते हैं। प्रेशर का बड़ा ही आसान फार्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स को हमने एरिया पर डिवाइड किया। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यूनिट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है किस चीज़ के? पास्कल के। अब हम इसको बेस यूनिट्स की फॉर्म में देखें किस चीज़ के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि न्यूटन इक्वल होता है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। साथ में क्या चीज़ है? मीटर हैज़ पावर -2। तो रिलेशन बन जाएगा हमारे पास किलोग्राम मीटर की पावर 1 -2, मीटर हैज़ पावर -1, सेकेंड हैज़ पावर -2। ये हमारे पास प्रेशर का रिलेशन था। फोर्स ओवर एरिया न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल के इक्वल हुआ। हमारे पास न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, और मीटर जब ऊपर जाएगा पावर हो जाएगी -2। तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ड्राइव यूनिट से रिलेटेड कुछ बातें थी। अब हम देखते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में हमारे पास उसका यूनिट किस तरीके का बन सकता है। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को देखें,
अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज ले रहे हो तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए आपके पास जो आप सिंबल यूज करते हो वो आप क्यू करते हो, और इसका जो यूनिट है वो है एम्पेयर सेकेंड। और एम्पेयर सेकेंड किस चीज के इक्वल होता है? कॉलम के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू, आप इसको डिनोट करते हो क्यू से, इक्वल होता है एम्पेयर सेकेंड के, और एम्पेयर सेकेंड किसके इक्वल होता है? कॉलम के इक्वल होता है। अगर आप करंट का रिलेशन लो तो करंट इक्वल होता है क्यू डिवाइडेड बाई टी के। हमें क्यू फाइंड करना है तो क्यू किस चीज के इक्वल हो जाएगा? आई मल्टीप्लाई टी के। आई करंट है, करंट का यूनिट एम्पेयर, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो एम्पेयर सेकेंड किस चीज के इक्वल आ जाएगा? एम्पेयर सेकेंड हमारे पास इक्वल आ जाएगा कॉलम के। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू एम्पेयर सेकेंड, और एम्पेयर सेकेंड इक्वल होता है हमारे पास कॉलम के। ये बड़ा लेटर क्या है? सी, कॉलम। I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई मीन्स करंट, एम्पेयर, टाइम मीन्स सेकेंड, तो एम्पेयर सेकेंड इज इक्वल टू कॉलम। स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ ड्राइव यूनिट्स ड्राइव किए हैं। अगर आप खुद से कुछ यूनिट्स ड्राइव करना चाहो तो असाइनमेंट के अंदर मैं आपको दे रहा हूं मोमेंटम, और मोमेंटम के साथ आपने एक्सेलरेशन, इनके ड्राइव यूनिट्स ड्राइव करके कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताने हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है? इसमें हम नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं पावर ऑफ 10 को यूज़ करते हुए, और हम डेसिमल, जिसे आप पॉइंट भी कहते हो कॉमन लैंग्वेज में, प्लेस करते हो आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब नॉन जीरो डिजिट्स कौन से होते हैं? नॉन जीरो डिजिट्स हमारे पास 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं। लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा, हमने उसके बाद क्या लगाना है? डेसिमल लगाना है। अब हम दो एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है 134.7। इस केस में हमारे पास आप देखें लेफ्ट साइड पर, ये लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो 1 है। हम पॉइंट को पहले 4 की तरफ लेकर आएंगे, फिर इसको जंप करा के हम 1 और 3 के दरमियान लाएंगे, तो 2 जंप्स हुए। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.347। अब पावर ऑफ 10 को हमने यूज करना है, तो मल्टीप्लाई पावर ऑफ 10। अब देखें 2 जंप्स हुए थे, अब 2 जंप्स थे तो हमने क्या लिख देनी है? पावर ऑफ 10। जब भी जंप्स जो है हमारे पास राइट साइड से आ रहे हो तो जो पावर होती है हम कौन सी लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, तो हम इसको क्या ले लेंगे? पॉजिटिव। सेम इट इज, अब हमने लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो हमारे पास 1 है। अब लेफ्ट साइड से हम आ रहे हैं जंप करते हुए, जब इसके दरमियान आए तो हमने 2 जंप्स किए, तो 1.347 मल्टीप्लाई 10 हैज पावर। अब 2 जंप्स थे तो 2, लेकिन जब जंप्स लेफ्ट साइड से आ रहे होते हैं तो पावर हम कौन सी ले लेते हैं? नेगेटिव ले लेते हैं, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी? हमारे पास -2 हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन था जिसमें हम नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग पावर ऑफ 10, और डेसिमल प्लेस करते हैं आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स। जितने जंप्स होते हैं उतनी हम पावर लगाते हैं। इस साइड पे 2 जंप्स थे, हमने 2 पावर लगाई, इस साइड से भी 2 जंप्स थे, हमने 2 पावर लगाई। लेकिन जब जंप्स राइट साइड से हों तो प्लस में पावर, और जब जंप्स लेफ्ट साइड से हों तो नेगेटिव में पावर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। आप सब जानते हो जो फोर्स है उसका यूनिट होता है न्यूटन, और जब हम यूनिट के नेम को पूरा लिखते हैं और उसको अगर हम कैपिटल लेटर से लिख दें तो वो रॉन्ग होता है, उसको हमें स्मॉल लेटर से लिखना चाहिए। तो ये जब स्मॉल लेटर से लिखेंगे तो ये ठीक होगा। सेम इट इज, जब हम उसका सिंबल डिनोट करते हैं तो छोटे लेटर से सिंबल रॉन्ग हो जाता है, कैपिटल लेटर से जो उसका सिंबल है वो करेक्ट हो जाता है। अगर 2 हमारे पास यूनिट्स के सिंबल हैं, जैसे न्यूटन फोर्स का यूनिट है और मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, इकट्ठे साथ में आए हुए हैं, तो उनके दरमियान स्पेस अगर मैं नहीं दूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। इन दोनों के दरमियान अगर मैं स्पेस दूंगा तो मेरा ठीक होगा। एट अ टाइम मैं 2 प्रीफिक्सेस को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हो माइक्रो इक्वल होता है 10⁻⁻6 के, तो 2 माइक्रो लगा के मैंने 10⁻⁻12 के इक्वल किया, ये रॉन्ग है। मुझे 10⁻⁻12 के लिए पी को एक ही प्रीफिक्स लगाना होगा। अब आप देखो 5 × 10⁻4 सेंटीमीटर आया हुआ है, और सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास SI यूनिट नहीं है, हम इसे मीटर की फॉर्म में लेकर जाएंगे। तो मीटर की फॉर्म में लेके जाने के लिए जब इसको मैं 10⁻2 पर डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 10⁻2 मीटर्स। तो ये मीटर की फॉर्म में ठीक है, सेंटीमीटर की फॉर्म में गलत है, जब ये सॉल्व हो सकता है मजीद। सेम इट इज़ किलोमीटर स्क्वायर।
ये भी हमारे पास रॉन्ग कन्वेंशन है, मुझे किस फॉर्म में लिखना चाहिए, इस फॉर्म में लिखना चाहिए, क्योंकि जो किलो है वो इक्वल होता है 10⁻³ के, और जब 10⁻³ का स्क्वायर आप देखो तो 10⁻6 आ जाता है। तो ये हमारे पास कन्वेंशंस थी फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, कि जब भी आप किसी यूनिट को पूरा लिख रहे हो तो स्मॉल लेटर से लिखो, सिंबल उसका कैपिटल लेटर लिखो, दो सिंबल्स हैं तो उनके दरमियान आपने स्पेस डालनी है। एट ए टाइम आप एक प्रीफिक्स को यूज़ कर सकते हो। आपने हर यूनिट को मीटर की फॉर्म के अंदर लेके आना है, या उसका जो बेस यूनिट है उसकी फॉर्म में लेके आना है, अगर वो सॉल्व हो सकता है। अगर आपके पास पावर दी हुई है तो यूनिट को आप पावर की फॉर्म की बजाय सिंपल फॉर्म के अंदर लिखते हो, और उसका जो प्रीफिक्स है उसको 10 की पावर के अंदर आप क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो। ये थी हमारे पास कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एरर्स। एरर्स बेसिकली होते क्या हैं, जब भी हम किसी चीज़ की रीडिंग लें और अगर उस रीडिंग के अंदर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, ये एरर्स हैं। फ्लक्चुएशंस क्या होती हैं कि डिफरेंट वैल्यूज़ हों, जब एक ही चीज़ की हम रीडिंग लें और बार बार उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आएँ तो आप उसे कहते हो फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव। तो फ्लक्चुएशन इन मेयर्ड वैल्यूज़ जो है आप उसे क्या कहते हो, एरर कहते हो। अब एरर के काजेज़ क्या हैं? फर्स्ट जो इसका काज है वो ये है कि नेग्लिजेंस, जो आप मेयरमेंट ले रहे हो उसके अंदर आप नेग्लिजेंस परफॉर्म कर रहे हो, नेग्लिजेंस की वजह से भी एरर होते हैं। दूसरे नंबर पर इनएक्सपीरियंस, जो बंदा रीडिंग ले रहा है उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो इनएक्सपीरियंस है। तीसरे नंबर पर जो आप ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हो वो फॉल्टी ऑपरेटर्स है, फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से भी जो हमारे पास रीडिंग्स होती हैं वो रॉन्ग आती हैं। फॉल्टी ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास जो मेथड है वो भी रॉन्ग हो सकता है रीडिंग फाइंड करने का, तो रॉन्ग मेथड की वजह से भी जो रीडिंग्स हैं वो रॉन्ग आ सकती हैं। तो ये काजेज़ हैं हमारे पास कि हमारे पास किस वजह से मेयरमेंट्स के अंदर एरर्स आते होते हैं। इसको बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछ लिया जाता है। अब कितने टाइप्स के हमारे पास एरर्स हैं, तो एरर्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या चीज़ है? बेसिकली हमारे पास कोई लेंथ है, हम उसकी रीडिंग्स फाइंड कर रहे हैं तो डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं, हर टाइम डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगे जब भी मैं मेयरमेंट को क्या करूँगा, रिपीट करूँगा। तो डिफरेंट वैल्यूज़ इन रिपीटिशन, जब भी मैं मेयरमेंट को रिपीट करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी। तो ऐसे एरर को मैं क्या कहूँगा, रैंडम एरर कहूँगा। लेट्स सपोज मैंने लेंथ फाइंड की, फर्स्ट टाइम मेरे पास जो लेंथ आई वो आई 10.1, सेकेंड टाइम उसी चीज़ की लेंथ आ गई 10.2, थर्ड टाइम वो क्या आ गई, 10 आ गई। तो मुझे एरर को मिनिमाइज़ करना है ना, तो एरर को जब मैं मिनिमाइज़ करूँगा तो इसको रिड्यूस करने के लिए जो मैं मेथड यूज़ करूँगा उसे आप क्या कहोगे, बाय एवरेज मेथड। कौन सा मेथड, एवरेज मेथड। हमने रैंडम एरर को रिड्यूस करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल करना है आप उसे एवरेज मेथड कहते हो। एवरेज लेना आप सबको आता है। हमने क्या करना है, एवरेज लेने के लिए इन सब रीडिंग्स को ऐड करना है। पहली रीडिंग क्या थी, 10.1, दूसरी रीडिंग थी हमारे पास 10.2, थर्ड रीडिंग थी हमारे पास 10। हमने इन तीनों को ऐड करके इनके नंबर पर डिवाइड करना है, जो कि क्या था, हमारे पास 3 था। तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसके अंदर हमारे पास लीस्ट एरर होगा। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि एवरेज के बाद जो आंसर आया वो कितना था और उसके अंदर एरर मिनिमाइज हुआ कि नहीं हुआ। तो रैंडम एरर में डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं जब हम एक ही चीज़ की मेयरमेंट को रिपीट करते हैं। और इसको रिड्यूस आप कैसे करते हो, बाय यूजिंग एवरेज मेथड। हमारे पास जो सेकेंड टाइप है एरर की वो है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। बहुत ही सिंपल है सिस्टमैटिक एरर, कि सिस्टमैटिक एरर के अंदर हम जिस चीज़ से रीडिंग फाइंड कर रहे हैं हमारा वो ऑपरेटर्स क्या है, फॉल्टी है। तो एक लाइन में लिख रहा हूँ, ड्यू टू फॉल्टी ऑपरेटर्स, कि हमारा जब ऑपरेटर्स फॉल्टी हो जाता है तो जो उसकी रीडिंग होती है वो क्या होती है, सिस्टमैटिक एरर होता है, ड्यू टू फॉल्टी ऑपरेटर्स। अब इसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, इसको रिड्यूस करने के लिए आप ज़ीरो एरर कैलिब्रेशन करते हो। अब ज़ीरो एरर कैलिब्रेशन क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने पहले एक चीज़ की रीडिंग को फाइंड करना है, इंस्ट्रूमेंट लेना है जिसमें कोई एरर नहीं है, हमने एक चीज़ की रीडिंग उससे फाइंड कर लेनी है, वो है 10 सेंटीमीटर। और जब हम एक फॉल्टी ऑपरेटर से उसकी रीडिंग को फाइंड करते हैं तो वो आती है 10.5 सेंटीमीटर, मतलब उसकी रीडिंग 0.5 सेंटीमीटर ज़्यादा बताई जा रही है। तो इसके अंदर जो ज़ीरो एरर होगा वो कितना होगा, 0.5 सेंटीमीटर्स। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप एक चीज़ की मेयरमेंट लेते हो और मेयरमेंट के दौरान दो तरह के डिजिट्स आपके सामने आते हैं। फर्स्ट डिजिट है
एक्यूरेटली नाउन डिजिट, जिसके बारे में आपको बिल्कुल श्योरिटी हो, आप श्योर हो। और दूसरे नंबर पे फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, किसी भी मेजरमेंट का जो होता है उसे आप सिग्निफिकेंट फिगर कहते हो। अब मैंने आपको समझाने के लिए एक यहाँ पर फिगर बनाई है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें रीडिंग प्रोवाइड करता है, और एक हमारे पास बार है जिसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। अगर आप इस बार के ऊपर देखो तो 1 से आगे हमारे पास क्या है, 1 के आगे हमारे पास है 1.5। तो 1.5 से जो रोड है थोड़ा सा आगे है, तो एक्यूरेटली नाउन डिजिट जो है हमारे पास इस केस में क्या हो जाएगा, 1.5। ये एक्यूरेटली नाउन डिजिट है कि रीडिंग 1.5 से ज़्यादा ही है। और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट क्या है, ये तो या तो ये हो सकता है हमारे पास 0.1, या तो ये हो सकता है हमारे पास 0.2, जिसकी वजह से रीडिंग 1.6 या 1.7 हो सकती है। तो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.1। तो हमारे पास जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है वो 0.1 है, मतलब 1.5 के बाद जो रीडिंग है या तो वो 0.1 हो सकती है या तो वो 0.2 हो सकती है। तो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट 0.1 है। तो किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नाउन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को आप क्या कहते हो, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हो। सिग्निफिकेंट फिगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको अभी हम डिटेल से स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने ना कुछ पॉइंट्स बनाए हैं आपको समझाने के लिए। 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे के सारे जो डिजिट्स हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब आप देखो 1 भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 और 6 दोनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जब भी मैं 0 को दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में प्लेस करता हूँ तो मेरा जो 0 है वो भी क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है। सेम इट इज़ कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन है, जैसा कि ये देखें आप 7.4000, कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन हो उसके अंदर राइट साइड के ऊपर जितने भी जीरोस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। जब भी हमारे पास डेसिमल के राइट साइड पर 0 हो और फ्रिक्शन क्या हो, डेसिमल हो, तो वो सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आप देखो आपसे कोई पूछ ले कितने सिग्निफिकेंट जीरोस हैं तो आप कहोगे 3 सिग्निफिकेंट जीरोस हैं। आपसे कोई पूछ ले कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो आप क्या कहोगे, 3 और 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 3 सिग्निफिकेंट जीरोस। 3 सिग्निफिकेंट जीरोस और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब भी आप किसी रीडिंग को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखते हैं तो आप क्या करते हो, 10 की पावर को छोड़कर चेक करते हो कितने डिजिट्स हैं। 3 डिजिट्स हैं तो आप क्या कह देंगे, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास हैं। 3 हमारे पास फिगर्स थे, 10 की पावर को छोड़ के जितने हमारे पास डिजिट्स थे हमने कह दिया ये सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं। अब सारी बातों को समराइज करते हैं। 1 से लेकर 9 तक सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जब 0 आ जाता है वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। राइट साइड पे जब डेसिमल फ्रिक्शन हो तो सारे के सारे जो जीरोस हैं वो भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। जब साइंटिफिक नोटेशन में किसी चीज़ को लिखते हो तो पावर को छोड़ के जितने भी डेसिमल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। अब हम राउंड ऑफ की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर राउंड ऑफ को मैं आपको समझाऊं तो 3 बेसिक इसके लिए रूल्स हैं। फर्स्ट रूल ये है कि अगर आपके पास नंबर 5 से छोटा है आप उसको निगलेक्ट कर दें। अगर नंबर 5 से बड़ा है तो आप उसे निगलेक्ट कर दोगे, लेकिन उससे जो प्रीवियस नंबर होगा उसके अंदर आपको ऐड 1 करना होगा। अगर नंबर खुद 5 है जिसे आप निगलेक्ट कर रहे हो तो उसे निगलेक्ट कर दो, लेकिन देखो कि उससे जो प्रीवियस नंबर है वो इवन है तो आपने कोई चेंज नहीं लाना उसके अंदर। अगर उससे जो प्रीवियस नंबर है वो ऑड है तो उसके अंदर आपने 1 ऐड करना है। दोबारा रिपीट करता हूँ, नंबर 5 से छोटा है निगलेक्ट कर दें, अगर 5 से बड़ा है निगलेक्ट कर दें और प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर दें, और अगर खुद 5 है निगलेक्ट करें, इवन है तो कोई चेंज नहीं लाना, निगलेक्ट करें ऑड है तो प्रीवियस नंबर में 1 आप लेकर आओगे। अब हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे 1 नंबर लिखा है, इसके अंदर जो फर्स्ट हमारे पास नंबर है वो है 6। अब आप देखो 6 जो है वो 5 से बड़ा है, उसे निगलेक्ट करोगे तो उसके अंदर आपने 1 ऐड करना होगा। तो जब आप 6 को निगलेक्ट करोगे, ठीक है, तो आपको 4 के अंदर 1 ऐड करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। सेम जब ये 5 हो जाएगा तो आप चेक करोगे कि ये जो प्रीवियस नंबर है इवन है कि ऑड है। अब ये जो प्रीवियस नंबर है ये ऑड है और जब ऑड होता है तो उसमें हम 1 ऐड करते हैं। तो जब 5 को निगलेक्ट करूंगा तो 4 में मुझे 1 ऐड करना होगा, जब 4 में 1 ऐड कर 3 में 1 ऐड करना होगा, जब 3 में 1 ऐड करूंगा तो वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये जो 4 है आप देखो 5 से छोटा है
और जब नंबर 5 से छोटा होता है हम उसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं और कुछ नहीं करते। तो हमने इसको क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। अब खुद 5 है, 5 को जब निगलेक्ट करो तो चेक करो प्रीवियस नंबर इवन है कि ऑड है। अब प्रीवियस नंबर 4 है जो कि इवन है, तो इवन होता है तो कोई चेंज नहीं करते, हम 5 को भी क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। अब ये जो 4 है ये 5 से छोटा है, हमने निगलेक्ट कर देना, कोई चेंज नहीं लेके आना, तो हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। 2 भी 5 से छोटा है, इसको भी निगलेक्ट कर दिया। तो ये जो प्रीवियस बड़ा नंबर लिखा हुआ था वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, हमारे पास 5.3 के इक्वल आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको राउंड ऑफ समझ आ गया होगा। मैं असाइनमेंट के लिए आपको एक नंबर देता हूँ, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि राउंड ऑफ करने के बाद ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा। 6.4398 etc। इसको आपने राउंड ऑफ करके मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। दोनों प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी मेजरमेंट के साथ रिलेटेड है। हम किसी चीज़ की क्या फाइंड कर रहे होते हैं, मेजरमेंट फाइंड कर रहे होते हैं। अगर किसी मेजरमेंट के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस हो तो उस मेजरमेंट को आप क्या कहते हो, इट इज़ प्रिसाइज मेजरमेंट। वो मेजरमेंट क्या हो जाती है, हमारे पास प्रिसाइज हो जाती है अगर किसी मेजरमेंट के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या हो, लेस हो। अगर किसी मेजरमेंट के अंदर हमारे पास फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेस हो तो वो मेजरमेंट क्या हो जाती है, हमारे पास एक्यूरेट हो जाती है। आम अल्फाज में समझाऊं तो फ्रिक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी एरर को कहते हैं। अगर एरर कम होगा तो मेजरमेंट क्या होगी, हमारे पास एक्यूरेट होगी। अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस होगी तो हमारे पास जो मेजरमेंट है वो क्या होगी, प्रिसाइज होगी। अब मैं आप सबको समझाता हूँ कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रिक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी बेसिकली होते क्या हैं। डेफिनेशन की तो आपको समझ आ गई। अगर मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस है तो मेजरमेंट प्रिसाइज है। अगर मेजरमेंट में फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी या एरर लेस है तो मेजरमेंट क्या होगी, हमारे पास एक्यूरेट हो जाएगी। अब आप देखिए, हमने किसी चीज़ की मेजरमेंट ली है, हमारे पास जो x है ये क्या है, मेजरमेंट 2.25 हमारे पास आया, ये उस चीज़ की रीडिंग है। और जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने रीडिंग फाइंड की थी उसका लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर। तो उसका जो लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, ये उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी होती है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मिनिमम रीडिंग है जो आप किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ फाइंड कर सकते हो। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का फार्मूला भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आप लीस्ट काउंट को रीडिंग पर डिवाइड करोगे, ये लीस्ट काउंट है, ये रीडिंग है। जब लीस्ट काउंट को आप रीडिंग पर डिवाइड करोगे आपके पास फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। स्टूडेंट्स, आपने इन फार्मूलाज को याद रखना है, हम कल के लेक्चर में इनको डिटेल से अप्लाई करेंगे। अगर आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना चाहते हो तो आप लीस्ट काउंट को रीडिंग पर डिवाइड करेंगे और रीडिंग पर डिवाइड करने के बाद आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास एक बेसिक सा फार्मूला था। स्टूडेंट्स, अगर आज का लेक्चर आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।